हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के ट्रेडिंग मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑयल क्राइसिस जो इंडिया को फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ्स एंड द मैसिव बिल शॉक जो इंडिया गो थ्रू करने वाला है। एंड सेकंड, हम सब ने अपने लाइफ में एक बार एयरपोर्ट लाउंज तो एक्सेस किया ही होगा, लेकिन देयर इज अ मैसिव वॉर गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। इंडिया का 90,000 करोड़ का ऑयल क्राइसिस ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ्स एंड रशियन क्रूड ऑयल का इशू है। अब हो क्या रहा है? इंडिया अब एक मैसिव ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया है और साथ ही साथ वार्निंग भी दी है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल और वेपन्स लेना बंद नहीं करता है तो और ज्यादा पेनल्टीज लग सकती है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर इंडिया रशियन ऑयल लेना बंद करता है तो देश का एनुअल ऑयल इंपोर्ट बिल 75,000 to 90,000 करोड़ रुपीस विच इज अराउंड यूएसडी डॉलर्स में 9 to 11 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ सकता है। अब रशियन क्रूड से इंडिया को क्या फायदा है? 2022 से लेकर अब तक इंडिया ने रशियन ऑयल हैवी इंपोर्ट किया क्योंकि वो 5 to 6 डॉलर पर बैरल चीपर था। आज लगभग 35 to 40% इंडिया का क्रूड ऑयल रशिया से आता है। रिलायंस, नायरा जैसे रिफाइनरीज ने इस सस्ते क्रूड ऑयल से रिफाइंड फ्यूल बना के एक्सपोर्ट किया है, जिसमें उनको ज्यादा मार्जिन मिला है। इस ऑयल से इंडिया को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प है और पेट्रोल या डीजल का प्राइस भी मैनेजेबल रहता है। लेकिन ट्रम्प का ये प्रेशर क्यों है? ट्रम्प का कहना है कि इंडिया रशिया की वॉर इकोनॉमी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल खरीद के। इंडिया ने यूएस को पैरेलल विद चाइना भी रखा है। बोल रहे हैं दोनों ही रशिया से हेवीली खरीदारी कर रहे हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब सेकेंडरी सैंक्शंस भी कंसिडर कर रहा है, जिसका मतलब है कि और भी ज्यादा फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पर? तो पहले तो ऑयल बिल बढ़ जाएंगे। अगर रशियन ऑयल का डिस्काउंट चले गया तो इंडिया को 9 to 11 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा एनुअल बर्डन उठाना पड़ेगा। रिफाइनरीज के प्रॉफिट घट जाएंगे। रिलायंस और नायरा जैसे रिफाइनरीज जो रशियन ऑयल से हाई मार्जिन बनाते थे, उनके प्रॉफिट स्क्वीज हो जाएंगे। इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने का मतलब है कि सब कुछ महंगा होता है। फूड, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डेली एक्सपेंसेस, सब पर असर। उसके बाद रुपी और फिस्कल डेफिसिट पे प्रेशर आएगा। इंपोर्ट बिल्स बढ़ने से रुपी वीक हो जाता है और सरकार को फ्यूल सब्सिडी देनी पड़ती है, जिससे फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। लेकिन रिफाइनर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आईओसी ने रशियन क्रूड ऑयल के नए डील्स को पॉज किया है और कनाडा, यूएस, मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल लेना स्टार्ट किया है। रिलायंस अपने ट्विन रिफाइनरी सिस्टम से एक में रशियन ऑयल यूज कर रहा है जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए यूज होगा और दूसरे में नॉन रशियन जो एक्सपोर्ट्स के लिए यूज होगा। नायरा, जिसमें रॉसनेफ्ट का स्टेक है, ऑलरेडी ईयू सैंक्शंस के अंडर है, उसका एक्सपोर्ट्स को बहुत लिमिटेड है। बट डू यू नॉट थिंक दैट दिस इज अ जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर? इंडिया का स्टैंड ऐसा रहा है कि हम अपने देश के इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, लेकिन वेस्ट का प्रेशर इंटेंस है। यूएस और ईयू दोनों चाहते हैं कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल लेना बंद करे। जनवरी 26 से ईयू का नया रूल भी आ रहा है, विच इज रशियन ऑयल पे बनाए गए रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया के रिफाइनर्स को नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी एंड मार्जिन्स भी गिरेंगे। सो द फाइनल वर्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इज कि ट्रम्प चाहे कुछ भी कहे, इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल लेने अपने लोगों के लिए भलाई है। पेट्रोल महंगा नहीं होगा, डीजल मैनेजेबल था और इकोनॉमी भी इन्फ्लेशन से बच के रह रही थी। इंडिया अब भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक ऑयल शॉक से भारत का जगरनॉट नहीं रुकेगा। ये तो सिर्फ एक और चैलेंज है जिसे इंडिया और स्ट्रांग होके पार करेगा। अब आज का दूसरा न्यूज है अबाउट इंडिया के एयरपोर्ट लाउंजेस के बीच का झगड़ा, कैसे ड्रीम फोक्स का राज खत्म होने के कगार पर है। लेकिन पहले ड्रीम फोक्स क्या करता है? 2013 में बनाई कंपनी ड्रीम फोक्स सर्विस लिमिटेड एक एग्रीगेटर थी। इसका काम था एयरपोर्ट लाउंजेस, बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को जोड़ना, ट्रैवलर को एक स्वाइप में फ्री लाउंज एक्सेस देना। किसी लाउंज का मालिक नहीं था ड्रीम फोक्स, लेकिन सिस्टम का पूरा कंट्रोल उसके पास था।
90% से ज्यादा लाउंज एक्सेस इंडिया में ड्रीम फोक्स के थ्रू होता था। फिर दिक्कत कहाँ हुई? तो सितंबर 24 में एक मेजर टेक ग्लिच की वजह से ड्रीम फोक्स का सिस्टम क्रैश हो गया। उस दिन इंडिया के 34 एयरपोर्ट्स पर 49 लाउंजेस में सर्विस डिसरप्ट हो गई। उसके तुरंत बाद अदानी एयरपोर्ट्स, जीएमआर और टीएफएस जैसे लाउंज ऑपरेटर्स ने ड्रीम फोक्स को एक्सेस देना बंद कर दिया। बड़े बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और मास्टरकार्ड ने डायरेक्ट लाउंज डील्स पर काम करना शुरू किया। ड्रीम फोक्स, जो एक समय में मोनोपोली बिजनेस था, अब अपना पोजीशन खो रहा है। अब एयरपोर्ट्स और बैंक्स क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट्स जैसे अदानी और जीएमआर अब अपना खुद का लाउंज एक्सेस सिस्टम बना रहे हैं। अदानी ने तो अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, which is called as Adani One, which is also called as Launch One. बैंक्स भी सोच रहे हैं कि हमें ड्रीम फोक्स की जरूरत ही क्या है। अब वो डायरेक्टली लाउंज ऑपरेटर्स से टाई अप कर रहे हैं। और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक और मास्टरकार्ड ने भी ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। अब इस सब से ड्रीम फोक्स को क्या फाइनेंशियल हिट मिलेगा? ड्रीम फोक्स का रेवेन्यू FY25 में तो 1292 करोड़ का था, वो प्रॉफिट गिर गया था एंड इट वाज रिपोर्टेड एट 65 करोड़ रुपीस। स्टॉक प्राइस भी पिछले एक साल में 57% गिर गई है। इन्वेस्टर्स को लगने लगा है कि ड्रीम फोक्स के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोट नहीं बचा है। एंड व्हाट इज द इंडस्ट्री सेइंग एज वेल? तो लोग बोल रहे हैं कि मिडिलमैन का टाइम गया, अब जिनके पास असेट का कंट्रोल है वही राजा है। ड्रीम फोक्स का मॉडल वीक है। एयरपोर्ट्स और बैंक्स अगर डायरेक्ट हो गए तो अब इसका रोल खत्म हो जाएगा। लिंक्डइन और रेडिट फोरम्स पर भी लोग मानते हैं कि अगर ड्रीम फोक्स ने कुछ बड़ा नहीं किया तो ये 2 साल में इररेलेवेंट हो जाएगा। बट नाउ व्हाट इज ड्रीम फोक्स एक्चुअली डूइंग टू सर्वाइव? पहले तो डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी ने सिर्फ लाउंजेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, अब ये नए सर्विसेज लॉन्च करना चाहती है, जैसे एयरपोर्ट लाउंजेस, स्पा एंड वेलनेस, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, वीजा ऑन डोर स्टेप एंड मीट एंड असिस्ट सर्विसेज। अब इनका कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 10 to 12% हो गया है। दूसरा, एंटरप्राइज क्लाइंट्स। ड्रीम फोक्स ने 30+ नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसीज, लॉयल्टी प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। उसके बाद वो एक कंज्यूमर फेसिंग प्रोग्राम भी डाल रहे हैं। अब ये अपना खुद का मेंबरशिप कार्ड लाने का प्लान कर रहे हैं, जिसे लोग डायरेक्ट ड्रीम फोक्स से लाउंज एक्सेस कर सकेंगे, जैसे प्रायोरिटी पास होता है। अब इस सब पे कंपनी का क्या कहना है? तो ड्रीम फोक्स का कहना है कि किसी भी बैंक ने ऑफिशियली टाई अप कैंसिल नहीं किया है। जो हो रहा है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल प्रोसेस का पार्ट है। हम अभी भी लार्जेस्ट एग्रीगेटर है इंडिया में, बट रियलिटी ये है कि पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर अदानी, जीएमआर और बैंक्स अपने अपने सिस्टम बना के ड्रीम फोक्स को साइड कर देंगे तो कंपनी की कोर बिजनेस ही चली जाएगी। अगर डाइवर्सिफिकेशन सक्सेसफुल होती है तो कंपनी सरवाइव कर सकती है। पर ये तो क्लियर है कि ड्रीम फोक्स का इजी मोनोपोली अब खत्म हो चुका है। ऑल इन ऑल, ड्रीम फोक्स ने इंडिया में लाउंज एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया था एक कार्ड स्वाइप में वीआईपी ट्रीटमेंट। लेकिन अब एयरपोर्ट्स और बैंक्स खुद कंट्रोल चाहते हैं। ड्रीम फोक्स अब नए बिजनेस वर्टिकल्स में घुसने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो फास्ट पिवट नहीं करेगा तो उसके रेलेवेंस मार्केट में धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं, एंडफिन टू एग्जिट पेटीएम विद 3,800 करोड़ ब्लॉक डील एज कंपनी रिपोर्ट्स फर्स्ट प्रॉफिट। एंडफिन, जो एक नेदरलैंड्स की होल्डिंग है और चाइनाज अलीबाबा ग्रुप फर्म का पार्ट है, इज एक्सपेक्टेड टू सेल इट्स एंटायर 5.84% इक्विटी स्टेक इन Paytm's parent company 197 Communications through a block deal worth 3,800 crores. The floor price has been set to 1,020 per share for this clean-out transaction. उसके बाद हम देख सकते हैं that Tesla awards CEO Elon Musk $29 billion in restricted stock amid legal battle. Tesla is awarding CEO Elon Musk 96 million shares of restricted stocks valued at approximately $29 billion 6 months after the Delaware judge ordered the company to revoke his previous pay package. Musk must pay Tesla $23.3 per share for the restricted stock to vest, equal to the exercise price from his 2018 compensation package. उसके बाद हम देख सकते हैं that InfoEdge India to invest 250 million in SIHL, which is the investment represents a strategic capital allocation by the company.
तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के लिए आप भी हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, वेयर वी कैन सी कि निफ्टी ने फाइनली एक बाउंस लिया है आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। तो वी कैन सी दैट द मार्केट वाज ग्रीन टुडे। अच्छा आज का it was a make or break day today, and we feel that we have made it. तो let's see other top gainers for today. बहुत सारे हैं। जैसे पहला है अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड which is up by 3.1%. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स is up by 3.27%. JSW Steel is up by 2.70%. Tata Steel is up by 4.28%. Tech Mahindra is up by 2.52%. TCS is up by 2.38%. Bajaj Auto is up by 1.78%. Bharti Airtel is up by 1.6%. So these have been the top gainers for today. टॉप लूजर्स की बात करें तो आज का सबसे बड़ा टॉप लूजर है HDFC बैंक which is down by 1%. Power Grid is down by 1.13%. ICICI Bank is down by 0.57%. ONGC is down by 0.83%. And Apollo Hospital is down by 0.59%. So these have been the top gainers and losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं, as of August 1st, 2025, FI ने सेलिंग की थी of 3,366 crores and DI ने बाइंग की थी of 3,186 crores. If you look at the MTF insights, as of 31st July 2025, the MTF book stands at 91,908 crores, जिसमें 6,027 crore positions add हुए हैं, 5,620 crore positions liquidate हुए हैं. The net book addition is of 407 crores. And if you look at the top deliveries for today, the top 5 deliveries are State Bank of India, Infosys, Reliance Industries, Tech Mahindra and HDFC Bank, which range from 73% to 68%. उसके बाद जाते हैं धन के होम पेज पर, जहाँ पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का एक सेक्शन होता है। तो एज ऑफ 5th August 2025, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है और गोल्ड ऑगस्ट फ्यूचर का भी एक्सपायरी है। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। उसके पहले ये जो मैंने चार्ट लगाया ये है वीकली चार्ट, जिसमें हम देख सकते हैं कि 5 कॉन्जिक्यूटिव वीक से निफ्टी नीचे ही आ रहा था, बट फाइनली आज एक बाउंस बैक दिया है निफ्टी ने। सो टुडे इज द 6th वीक वेयर द निफ्टी हैज गिवन अ बाउंस बैक। अगर डेली चार्ट्स पे जाते हैं तो अगेन वी कैन सी अ रेड कैंडल, वी कैन सी निफ्टी इज अप बाय 157 पॉइंट्स टुडे। निफ्टी ओपन अराउंड 24,596, made a high of 24,736, made a low of 24,554 and closed around 24,722. वो लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी वो उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे ही है और उसका RSI भी है 41। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 418 पॉइंट्स ऊपर है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,765, made a high of 81,093 and closed around 81,018. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI भी है 41। अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर है निफ्टी रियल्टी which is up by 1.77%, निफ्टी ऑटो is up by 1.61%, निफ्टी IT is up by 1.6%, mid cap is up by 1.52% and commodity is up by 1.49%. If you look at the top losers, Nifty FMCG is down by 0.1%, FinNifty is down by 0.06% and BSE Bank X is down by 0.02%. So बहुत ही negligible difference है उनमें। So हम बोल सकते हैं कि आज सारे indices काफी अच्छे close हुए हैं। So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Is the business like Dream Folks a good business to have on, and what should they diversify next? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.